नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। आज हम लोग पेपर कटिंग का करंट अफेयर्स जो कि अलग अलग अखबार के माध्यम से, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग ज़्यादा जोर देंगे, उसके बाद हम लोग लेख पढ़ेंगे। हेडलाइन देख लेते हैं। भारत यूएई ने ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए 4 समझौते किए। पीएम नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। जो आबू धाबी के क्राउन है उनका नाम है प्रिंस शेख खालिद। तो आइए लेख में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अहमियत पहले के मुकाबले में और बढ़ जाएगी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए यूएई के 7 राज्यों अमीरात में से एक आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो उतना आपको ज़्यादा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप शेख खालिद भी याद रख सकते हैं कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंसेस कौन है, क्योंकि वो चर्चा में बना हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है, तो शेख खालिद हैं ये। तो आइए देखते हैं। इसके बाद इन्होंने दादा पिता के बाद बेटे ने किया पौधारोपण। इनके आने से पहले इनके दादा और पिता भी भारत आ चुके हैं। तो आबू धाबी ने क्राउन प्रिंस ने सोमवार को महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। उन्होंने यह अमतसात का पौधारोपण भी किया। एक अम्लतास होता है जो कि पौधा है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि आबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद ने किस पौधे का रोपण किया था। तो उस पौधे का नाम है अमलतास। अमलतास। तो बता दें कि 1992 में क्राउन प्रिंस के दादा शेख जायद बिन सुल्तान ऑफ नयान और 2016 में उनके पिता यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद राष्ट्रपिता की समाधि पर गए थे। बापू के समाधि स्थल पर पहली बार किसी देश के 3 पीढ़ियों के नेताओं की तरफ से लगाए गए पौधे देखने के मिले हैं। तो इन दोनों देशों के बीच क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता यूएई में भारत की 2 सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल आईओसी और भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के संयुक्त उद्यम के आबू धाबी के एक तेल ब्लॉक के लिए उत्पादन को मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। यानी कि आबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद ने हमारे जो देश की 2 महत्वपूर्ण कंपनियां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, उनको वहां पर उत्पादन की मंजूरी देने से प्रस्ताव जुड़ा हुआ था। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय कंपनी को यूएई के ऊर्जा ब्लॉक में सीधे उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी। 15 वर्ष के लिए एलएनजी समझौता, ये समझौता हो रहा है, ये 15 वर्षों के लिए हो रहा है। एलएनजी समझौता आईओसी और गेल आबू धाबी की कंपनियां एडीएनओसी के बीच हुआ है। इससे भारत को सालाना 10 लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। और इसके बाद जो दूसरा सबसे अहम समझौता है, यो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के बीच हुआ है। पहली बार भारत खाड़ी देशों के किसी देश के साथ परमाणु ऊर्जा के संभावनाओं पर कायम रहेगा। तो भारत यूएई ऊर्जा सहयोग के माध्यम से जो 4 समझौते किए गए हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे इंडियन ऑयल और बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम के द्वारा वहाँ पर डायरेक्ट जो तेल है उसका उत्पादन करने के लिए आपको अनुमति मिल चुकी है। तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट जो लेख है उसके बारे में क्या दिया हुआ है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा जमा पर जीएसटी परिषद का फैसला टला। मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर ऐलान नवंबर में। जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दर को मौजूदा 18% से कम करने का फैसला फिलहाल टल गया है। इस मामले में मंत्री समूह का गठन किया है जो कि अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट देगा। उसके आधार पर नवंबर में होने वाली बैठक में फैसला किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि आज की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर लगाए गए 18% कर की दर को कम करने पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनती दिखी। यानी कि जो नितिन गडकरी जो कि पर्यटन जो कि ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि आप स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर थोड़ा टैक्स को कम करें। तो इस पर भी वित्त मंत्री का वक्तव्य था। तो ये कैंसर की दवाओं ने कर दी 12% से घटाकर 5% कर दी और नमकीन पर 18% घटाकर 12% हो गया।
और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं जैसे कि आपका अमरनाथ यात्रा हो गया, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी हो गया, उस पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई। और जीएसटी परिषद ने डीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ान परीक्षण संगठन के पाठ्यक्रमों के जीएसटी को छूट दे दी है। तो नेक्स्ट लिख देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। वरिष्ठ आईएएस राजेश वर्मा बने CAQ के अध्यक्ष। भारतीय प्रशासनिक सेवा IS ओडिशा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी राजेश वर्मा ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, यानी कि जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है राजेश वर्मा, ने पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि अगले आदेश के लिए जो पहले के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पूछ सकता है कि CQM के अध्यक्ष कौन है, तो ये राजेश वर्मा बने हैं। CQM का जो फुल फॉर्म होता है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि IIT जम्मू ने पहली बार हाइड्रोजन से चलाया टरबाइन। जो कि IIT जो जम्मू है उसने पहली बार हाइड्रोजन से टरबाइन का उपयोग किया है और चलाया है हाइड्रोजन से। तो थोड़ा देखते हैं लेख में क्या लिखा हुआ है। IIT जम्मू ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन गैस ले टरबाइन चलाकर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति की राह खोल दी है। संस्था से जुड़े स्टार्टअप सैस एयरबस को इस नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में सफलता मिली है। हाइड्रोजन को पूरी तरह से स्वच्छ ईंधन माना जाता है और इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जित हो जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ईंधन है जिसमें से शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे करके। तो उसमें से आपको जो हाइड्रोजन होता है उसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो जो भविष्य का ईंधन होता है उसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आइए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रधानमंत्री के जीरो कार्बन उत्सर्जन को लक्ष्य को समर्पित, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे देश में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे टारगेट 2070 रखा गया है कि 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। हमारे देश से कार्बन की लगभग समाप्ति हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। अगर होता है 2070 तक इसे हम अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेगा भारत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी पहला बार होता है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है पहली बार। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन यानी कि जो है इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के सम्मेलन एवं महासभा का आयोजन होने जा रहा है। यह दिल्ली के भारत मंडपम, जो भारत मंडपम है, हो सकता है आपसे कि भारत मंडपम किस राज्य या यूनियन टेरेटरी में स्थित है, तो ये दिल्ली में है। 25 से 30 नवंबर के बीच होगा। यह वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है जिसमें से 130 वर्षों के इतिहास में भारत को पहली बार मेजबानी का मौका मिलेगा। यानी कि जब से ये संगठन बना है उसके बाद से 130 वर्षों के बाद वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की पहली बार जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है, जो हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी यही है क्योंकि 130 साल में पहली बार हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के अनुसार इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को भी आधिकारिक शुरुआत होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन के भरपाई के लिए 10,000 पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपसे बीच से पूछ सकता है कि वैश्विक सहकारिता सम्मेलन को जो पहली बार मेजबानी भारत कर रहा है इसमें इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करना। और इसमें कौन से पौधे लगाए जाएंगे, तो इसमें पीपल के वृक्ष लगाए जाएंगे क्योंकि पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा तुलसी के बाद ऑक्सीजन देता है। और इस सहकारिता एवं गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है। अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है, एक है आपका होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्रालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास समय मिलता है तो आप चीज़ों को नोट कीजिएगा तो बहुत ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो, और अपने दोस्त साथी को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि HAL बनाएगा लड़ाकू विमान सुखोई 30 के इंजन। जो हमारा भारत
भारतीय कंपनी है HAL, वो बनाएगा लड़ाकू विमान सुखोई 30। जो सुखोई 30 है इसका इंजन जो है हमारे भारत में ही बनेगा और वह सु HAL बनाएगा। तो जो लेख में उसे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की तरफ देश ने एक और कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के 240 एयरो इंजन, जो सुखोई 30 है उसका इंजन का नाम है 240 एयरो इंजन, खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का फुल फॉर्म होता है एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। एरो इंजन का निर्माण AHL के सुपर डिवीजन द्वारा किया जाएगा। इसके वायुसेना को सुखोई 30 बेड़े के परिचालन क्षमता को बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अब हमारे देश में ही सुखोई 30 के इंजन बनेगा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के तरफ से बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लेख है इसमें है कि आपका सफदरजंग अस्पताल में बच्चों में हुआ पहली बार बोन मैरो प्रत्यारोपण। जो सफदरजंग अस्पताल है वो नई दिल्ली में है, में ब्लड कैंसर से पीड़ित 9 वर्षीय एक बच्चे में निःशुल्क बैन मैरो प्रत्यारोपण किया गया। ये भी हमारे लिए VVI है क्योंकि ये पहली बार हुआ है बैन मैरो प्रत्यारोपण हमारे देश में है, और इसकी उपलब्धि हासिल करने वाला जो अस्पताल है वो सफदरजंग है। पीड़िता ने 9 वर्षीय एक बच्ची को निःशुल्क बैनो मैरो प्रत्यारोपण किया है। पीडियाट्रिक विभाग के हेमेटो ऑन्कोलॉजी के विशेष डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर के नेतृत्व में डॉक्टरों ने पिछले माह उसे बोन मैरो प्रत्यारोपण किया था। तो ये सबसे इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि पहली बार भारत में जो है बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है, और दूसरी बात कि कौन सा अस्पताल है, तो सफदरजंग अस्पताल है जो कि नई दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेख में क्या दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। बीकानेर में भारत और अमेरिका की सेना का युद्ध अभ्यास शुरू। जो बीकानेर है वो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर भारत और अमेरिकी की जो सैनिक है उनके बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट हेडलाइन है उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि ड्रोन हमले से बचाव और अमेरिकी रॉकेट सिस्टम में होगा मुख्य आकर्षण। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड रेंज में सोमवार को भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। जो ये अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच, ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। 22 सितंबर तक चलने वाले अभ्यास में अत्याधुनिक हथियार से लैस भारत की साउथ वेस्टर्न कमांडेंट के 6,000 अमेरिका और 6,000 के कुल 1,200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। तो इस लेख में ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है क्योंकि संयुक्त अभ्यास होता है, इसका कोई नाम भी वगैरह नहीं रहता, इसे ज्वाइंट कर दिया जाता है सेनाओं को मिलाकर। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो सेना का युद्धाभ्यास शुरू हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो बीकानेर में हुआ है आपका, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शीर्ष नंबर 1 सिनर ने पहली बार US ओपन चैंपियन फाइनल में स्थानीय फ्री टच को दी मान्यता। जो ये ओपन होता है वो 3 होता है, एक होता है यूएसएन ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो होता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन जो है वो घास पर खेला जाता है, और यूएसए ओपन है जो कि आपको हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। तो 3 ओपन में से जो यूएसए ओपन चैंपियन के जो पुरुष वर्ग में जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है इन साल 2024 में, उनका नाम है सिनर, यानी कि पूरा नाम है इनका जॉनिक सिनर। जॉनिक सिनर ने तोड़ा अमेरिको का दिल। आइए देखते हैं आगे इस लेख में क्या लिखा हुआ है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर ने वर्ष के चौथे एवं अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन के में स्थानीय टेलर फ्रिटज को हराकर पुरुष सिंगल का खिताब जीता। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जो ये जॉनिक सिनर है किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये इटली से बिलोंग करते हैं। पुरुषों का सिंगल खिताब जीता और किसी अमेरिकी की चैंपियन बनने के इंतजार को एक बार और तोड़ दिया।
2003 में एंडी रॉडिक यूएस ओपन खिताब जीतने वाले अंतिम अमेरिकी खिलाड़ी थे। 2003 में ही एंडी रॉडिक जो थे यूएस ओपन खिताब जीतने वाले अंतिम अमेरिकी खिलाड़ी थे। उसके बाद से कोई भी व्यक्ति 2003 से अभी तक लेकर अमेरिकी ओपन जो हुआ है वो नहीं जीत पाया है। तो आइए आगे देखते हैं। फाइनल में जगह बनाने के लिए स्थानीय दर्शकों को यह किताब सूखा समाप्त होने की आशा थी। कुछ खास नहीं लिखा हुआ आपसे। सबसे ज़्यादा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो जॉनिक सिनर है उन्होंने यूएसए ओपन चैंपियन बन चुके हैं और ये इटली के खिलाड़ी हैं। जॉनिक सिनर, ये आपको नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जॉनिक सिनर ने दुगनी की बढ़त फेटस शीर्ष 10 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सत्र का आगाज़ 18 अक्टूबर से। जो प्रो कबड्डी लीग का 11वां जो सीज़न चल रहा है वो 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रो कबड्डी लीग जिसे PKL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 17वें आगाज़ का 18 अक्टूबर को हैदराबाद में जो ये प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीज़न है दोस्त, ये आपका हैदराबाद में चालू हो रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रो कबड्डी लीग का जो पहला आगाज़ हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। और किन दो टीम ने हिस्सा लिया था? तो तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के बीच ये मुकाबला के साथ शुरू होगा, क्योंकि पहला मैच है तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैदराबाद के गाचीबोली इंडोर स्टेडियम में 18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसकी शुरुआत चरण का आयोजन होगा। जो गाचीबोली इंडोर स्टेडियम, ये आउटडोर स्टेडियम नहीं है, ये इंडोर स्टेडियम है और ये हैदराबाद में है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बाधिर विश्व कप में भारत ने 7 स्वर्ण सहित 21 पदक जीते। अभी हाल ही में बाधिर विश्व कप चालू हुआ था, उसमें भारत ने 7 स्वर्ण सहित 21 पदक जीत चुका है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं लेख में क्या दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ ने सोमवार को बताया कि भारत ने जर्मनी के हनोवर में ये जो आयोजन था बधिर विश्व कप वो जर्मनी में हो रहा था और जर्मनी में एक खास प्लेस जिसे हनोवर वहाँ पर हो रहा था दूसरी विश्व बाधिर निशानी चैंपियनशिप, यानी कि जो विश्व बाधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का ये सेकेंड एडिशन चालू हुआ था। में 7 स्वर्ण सहित 21 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि 21 पदक के साथ भारत ने बाधिर विश्व कप में शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और यह रविवार को टूर्नामेंट लगभग समाप्त हो चुका है। भारत ने रजत और इतने ही कांस्य पदक भी जीते हैं, 21 स्वर्ण भी जीते हैं, यानी टोटल 21 पदक जीते हैं 7 स्वर्ण के साथ। 7 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य। आइए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा लेख में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्लोबल शतरंज लीग में पहली बार भाग लेंगी वैशाली। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली का संबंध जो है आपका शतरंज से है। 3 से 12 अक्टूबर तक यहाँ होने वाले ग्लोबल शतरंज लीग में पहली बार भाग लेने के लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के साथ ही दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद से कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विश्वनाथ आनंद भी आपको शतरंज से ही बिलोंग करते हैं, जाने माने और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वेवलिन में कृत्रिम झील, वेवलिन जो है वहाँ पर एक नया कृत्रिम झील बना हुआ है। तो इसके लिए इराक के प्राचीन वेवलिन शहर से निर्मित एक कृत्रिम झील का नज़ारा, इसका निर्माण हाल ही में हुआ है। इसे पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें आर्थिक भी बढ़ने की संभावना प्रबल हुई है। तो ये आपको वेवलिन में कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है जो हाल ही में हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लगभग समाप्त हो चुका है हमारा लेख। तो आपको वीडियो कैसी लगी देखिए दोस्त, आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, जिसे BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, रेलवे या SSC के एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो पेपर कटिंग का होता है वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त, साथी, मित्र को शेयर ज़रूर कीजिए जो इनके और इस चैनल के बारे में उनको अवगत कराइए। जय हिंद।